नमस्कार दोस्तों, मैं सरोज श्रीवास्तव आप सभी का हिंदी लैंग्वेज मेड इजी फॉर यू में स्वागत करती हूँ। आज हम हिंदी कुछ इस प्रकार पढ़ेंगे जिससे कि वो हमारे लिए आसान और रुचिकर बन जाए। इसके पहले मैंने आपको अनुनासिक पढ़ाया था, उसमें मैंने आपको सारे उदाहरण दिए थे। एक बात का और भी ध्यान रखिएगा कि उसमें जो मैं और है उसमें कभी चंद्र बिंदु नहीं लगता। उसमें चंद्र बिंदु के स्थान पर बिंदु लगता है। क्यों? क्योंकि उन दोनों में ऐ की मात्राएं होती हैं। आज हम व्याकरण के अनुसार जो शब्दों के 5 प्रकार हैं वो पढ़ेंगे। शब्दों के 5 प्रकार में संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण और अव्यय है। संज्ञा माने नाउन। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम व भाव को संज्ञा कहते हैं। व्यक्ति में सुभाष चंद्र बोस, मोदी जी। वस्तु में मेज़, कुर्सी, किताब। स्थान में भारत, जयपुर, दिल्ली। भाव में दुखी, सुखी, मिठास, कटु। संज्ञा के 3 भेद होते हैं। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा माने प्रॉपर नाउन। जिस संज्ञा शब्द से किसी खास व्यक्ति, वस्तु व स्थान के नाम का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे काशी एक तीर्थ स्थान है, भारत हमारा देश है, लाल बहादुर शास्त्री हमारे पूर्व प्रधानमंत्री थे। दूसरा है जातिवाचक संज्ञा माने कॉमन नाउन। कॉमन नाउन बहुत मज़ेदार होता है। आप जहाँ बैठे हैं, जिस कमरे में आप बैठे हैं, वहाँ आप जब नज़र अपनी घुमाएंगे तो हर चीज़ कॉमन नाउन है। जितनी भी चीज़ें आपको दिख रही हैं आपको जोड़कर, क्योंकि आप जब तक अपना नाम नहीं बताते हैं तब तक आप कॉमन नाउन में ही आते हैं। जब आप अपना नाम बता देंगे तब आप कॉमन नाउन से हट जाएंगे, ठीक है? उस समय आप व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएंगे। जिस संज्ञा शब्द से किसी जाति का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे घोड़ा दौड़ता है, वृक्ष में सेब लगे हैं, उद्यान में बहुत सारे फूल लगे हैं, आकाश में पक्षी उड़ रहे हैं। अब आ गया तीसरा भाववाचक संज्ञा माने एब्स्ट्रैक्ट नाउन। किसी वस्तु के गुण, दशा और व्यापार के नाम को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। आम बहुत मीठा होता है, मेरे दादाजी का बुढ़ापा है, मुझे अपना बचपन याद आता है, करेले में कड़वाहट होती है, राम आज बहुत प्रसन्न है, मोहन बहुत ईमानदार है। भाववाचक संज्ञाएं बनती कैसे हैं? ये ऐसे बनती हैं। हिंदी में ई, पन, हट, बट, पा, स, ता, त्व आदि शब्द जोड़ने से भाववाचक संज्ञाएं बनती हैं। जैसे बुराई, बचपन, घबराहट, बनावट, बुढ़ापा, मिठास, सुंदरता, प्रभुत्व। इसमें स्पर्श, छूकर, सुगंध और दुर्गंध, ये सब चीज़ें भी इसमें आती हैं। जैसे आपने किसी चीज़ को छुआ, आपने तकिया छुआ, आपको बहुत कोमल लगा। उसी के साथ आपने किसी बहुत सख्त चीज़ पर हाथ रख दिया तो आपको कठोर लगेगी। तो ये सब भाववाचक संज्ञा में आते हैं। उसी प्रकार कठोर, कोमल, मिठास, कड़वाहट। अभी आपको मिठाई खाने को मिली तो आपको मीठा लगने लगा, अगर आपको करेला खाने को देंगे तो आपको कड़वा लगने लगा। तो ये सब कुछ आप महसूस कर रहे हैं, इसीलिए ये सब भाववाचक संज्ञा में आते हैं। आपका मन उदास है या खुश है, आप बूढ़े हैं या आप बच्चे हैं, ये सब चीज़ें भी भाववाचक संज्ञा के अंदर ही आती। अब हम देखेंगे संज्ञा के बाद सर्वनाम। सर्वनाम माने प्रोनाउन। जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। ये तो आप सभी जानते हैं, ठीक है? इसका उदाहरण मैं आपको बताती हूँ। जैसे मैं अपनी पुस्तक तुमको दूंगा। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पहला पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम के अंदर, पुरुषवाचक सर्वनाम का मतलब होता है पर्सनल प्रोनाउन। इसके 3 भेद होते हैं। आपने इंग्लिश में भी पढ़ा होगा, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। हम जिसके बारे में किसी अपने मित्र से बात कर रहे हैं, किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में, तो उत्तम पुरुष कौन हुआ? आप जो बात कर रहे हैं। और मध्यम पुरुष कौन हुआ? जिससे आप बात कर रहे हैं। और अन्य पुरुष कौन हुआ? जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं। तो फर्स्ट पर्सन
माने उत्तम पुरुष, इसका एग्जाम्पल है मैं और हम। मध्यम पुरुष हो गया सेकंड पर्सन, जिसका उदाहरण है तुम और आप। अन्य पुरुष कौन हो गया? थर्ड पर्सन, इसका उदाहरण है वह और वे, उसने, उसे। अब आपको एक वाक्य में इसका वो समझाती हूँ। मैं तुमसे उसके बारे में कह रहा हूँ। दूसरा सर्वनाम है निश्चयवाचक सर्वनाम, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। जिस सर्वनाम से किसी निश्चित वस्तु का ज्ञान होता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। मतलब ये निश्चित है कि ये वस्तु है। यह लड़का घर जा रहा है। अब आपको ये निश्चित तौर पर मालूम है कि यह लड़का घर जा रहा है। वह पढ़ रहा है। मैं बाज़ार जा रहा हूँ। वे लोग बम्बई जा रहे हैं। वह मोहन का घर है। यह मेरा घर है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम आता है इंडेफिनिट प्रोनाउन। जिस सर्वनाम से किसी निश्चित वस्तु का ज्ञान नहीं होता इसीलिए उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे आपको मालूम ही नहीं है कि आपके दरवाजे पर कोई खटखटा रहा है तो कोई आया है, आपको नहीं मालूम कौन आया है, इसीलिए आप कह रहे हैं कोई आया है। कुछ खा लो, कौन है, चाय में कुछ गिर गया है, गीता बाज़ार से कुछ लाई है। इन सब के अंदर आपने देखा कि बिल्कुल आपको नहीं मालूम है कि कितना कुछ गिर गया है, कितना खाना खा लो, कौन बाहर खड़ा है, कौन आया है, गीता क्या सामान लाई है। अब आता है संबंधवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम का चौथा भेद है, रिलेटिव प्रोनाउन। जिस सर्वनाम से एक शब्द अथवा वाक्य का दूसरे शब्द अथवा वाक्य से संबंध जाना जाता है उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो सोता है सो खोता है। इसका अर्थ होता है कि जो सोता रहता है वो सब चीज़ों का लाभ नहीं उठा सकता। जैसा करोगे वैसा भरोगे। इसका अर्थ होता है कि यदि आपने कोई गलत काम किया है तो आपको उसका फल अवश्य ही प्राप्त होगा। अब आता है पांचवा भेद, प्रश्नवाचक सर्वनाम, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। जिस सर्वनाम शब्द से प्रश्न जाना जाता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे आपने प्रश्न किया कौन आ रहा है, मतलब आपको नहीं मालूम है इसलिए आप प्रश्न पूछ रहे हैं। यह क्या है, तुम कहाँ से आ रहे हो, आप बगीचे से क्या लाए, गीता बाज़ार से क्या लाई। ये सारे प्रश्न जो हैं ये सारे प्रश्न आप कर रहे हैं, तो ये प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गया। अब आ गया निजवाचक सर्वनाम, जो इसका आखिरी भेद है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग वाक्य के कर्ता के लिए होता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। पहले ये समझिए निजवाचक का मतलब क्या होता है। निज का माने अपना और निजवाचक सर्वनाम माने अपने बारे में बात करना, अपने लिए काम करना, अपना कहना। ठीक है, तो उसमें हम सबसे पहले देखेंगे मैं अपना घोड़ा लाया हूँ, रमेश अपने घर चला गया, मैं अपने आप खाना बनाता हूँ, वह अपने आप आया है। तो ये सब जो बताया जा रहा है ये निजवाचक सर्वनाम में, जो अपने आप स्वयं ही काम कर रहा है वो होता है निजवाचक सर्वनाम। बहुत ही साधारण। आशा है आज की कक्षा ने आपका ज्ञानवर्धन किया होगा। यदि आपके कुछ प्रश्न हैं तो मुझे आप ईमेल द्वारा सूचित कर सकते हैं। मैं आपके हर प्रश्न का उत्तर देने का पूरा प्रयास करूंगी। अंत में अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार।